कि वकील के रजिस्ट्रेशन में बार काउंसिल ऑफ यूपी या बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यूनतम फीस ले और जो परीक्षा हो रही है पारदर्शी ढंग से हो, जो योग्य लोग हों वो इस पेशे में आवे। एक्सपर्ट की टीम बनाई जा सकती है। केवल बार काउंसिल के 25 लोग मिलकर अगर कोई निर्णय लेंगे तो प्रभावित नहीं हो पाएगा। ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आज भी या सरकार ने इसको स्पष्ट नहीं किया जानबूझ के, या पढ़े लिखे लोग भी इस पर एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। ये जो 10% का ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है ये 50% की सीमा से अधिक नहीं है, बल्कि जो अनारक्षित लोग हैं उसी अनारक्षित श्रेणी में 10% लोगों को एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का एक ग्रुप बना के उनको एक आरक्षण दे दिया गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अधिवक्ता समाज का एक ऐसा वर्ग माना जाता है जो समाज में हो रहे तमाम अत्याचार और अन्याय के खिलाफ वो लड़ाई लड़ता है और पीड़ित को न्याय प्रदान कराता है। वो आज हमारे साथ एक ऐसे ही युवा अधिवक्ता हैं, राजेश पांडे जी, जो गोरखपुर सिविल कोर्ट में विधि व्यवसाय करते हैं। आज उन्हीं से हम जानेंगे, उनके जीवन वृत्त के बारे में जानेंगे और विधि व्यवसाय के क्षेत्र में जो आप जो कार्य कर रहे हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पांडे जी, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पांडे जी, जैसा कि मैंने नाम बताया आपका, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपके माता पिता कौन हैं और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए आप। इतनी उम्र के बाद बहुत कम लोग ही इस प्रकार परिचय पूछते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। सर्वप्रथम मैं अपने बाबा जी से प्रारंभ करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम मूल रूप से ग्राम भस्मा डंवरपार, जो वाराणसी मार्ग पे है, कौड़ीराम से 10 किलोमीटर पूर्व, गोरखपुर जिले का ही गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। मेरे बाबा एक कर्मकांडी पंडित थे। बाबा जी के कुल 6 संतानों में मेरे पिताजी सबसे बड़े संतान थे। मेरे पिताजी श्री प्राणपति पांडे जी, जिनका सानिध्य अभी भी हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी रहे हैं और हम 2 भाई हैं। मेरे बड़े भाई प्राइवेट संस्थान में कार्यरत हैं। इसके अलावा 2 बहनें भी हैं जो अपने शादीशुदा हैं। माता जी का नाम आपके? माता जी 2 वर्ष पूर्व दिवंगत हो गई हैं। माता जी का नाम स्वर्गीय प्रभावती पांडे और उनका मतलब दिवंगत हो गए हैं 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से? गांव पे ही, भस्मा के ही प्राइमरी स्कूल से प्राथमिक शिक्षा हुई। अच्छा। और गांव का ही एक विद्यालय था, जय किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय। अच्छा। जहाँ से कक्षा 8 हमने उत्तीर्ण किया और उसके बाद गांव से शहर की तरफ धीरे धीरे पिताजी जहाँ सेवा में थे, यही मुख्य शाखा में स्टेट बैंक के, तो एमपी इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की शिक्षा हुई। और फिर स्वाभाविक रूप से जब उनका ट्रांसफ़र कुशीनगर जनपद के में कस्या में स्टेट बैंक में हो गया, तो वहीं से इंटरमीडिएट और बीएससी की पढ़ाई हुई। अच्छा। और उसके उपरांत फिर विधि स्नातक हमने कहाँ से किया? हाँ, बीएससी करने के बाद एक रोचक प्रसंग है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जब इलाहाबाद गया मैं, और वहाँ मुश्किल से 8-9 महीने ही मैं था वहाँ। अच्छा। तो मुझे लगा कि काफ़ी अधिक आयु वर्ग के लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को देख के थोड़ा विचलित हो गया और मुझे लगा कि ये जीवन बहुत छोटा है। तो मैं वहीं से 2-3 विश्वविद्यालयों में एलएलबी के एंट्रेंस की परीक्षा दिया। अच्छा। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली नहीं थी, तो वही जल्दी वाली बात थी कि जहाँ सेमेस्टर प्रणाली थी 4 वर्ष का समय लग जाता था, कभी 4.5 वर्ष लग जाता था। तो ये हुआ कि अब जल्दी से अध्ययन का कार्य पूर्ण होना चाहिए, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लिए और लखनऊ विश्वविद्यालय से वर्ष 1999 में 2000 में हमने विधि स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और तुरंत जो है प्रैक्टिस के लिए तुरंत आप पिताजी के निर्देश में अच्छा गोरखपुर आ गए। वो उसी समय रिटायर हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वकालत करना है, तो मेरी इच्छा थी कि जिला न्यायालयों से ऊपर की अदालतों में उच्च न्यायालय की तरफ उनका हाँ, मैं जाना प्रारंभ भी किया था लखनऊ उच्च न्यायालय में, लेकिन पिताजी ने कहा कि नहीं, घर पे भी रहने की आवश्यकता है। माँ थी बहुत
प्यार दुलार देती थी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, पिताजी का सहयोग है, यहीं से शुरू किया जाए यात्रा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2000 से ही प्रारंभ हो गई यात्रा। अच्छा, सीनियर आपके कौन थे? सीनियर श्रीमान अशोक कुमार शुक्ल जी हैं, जो अभी भी विधि व्यवसाय में यहाँ हैं। अच्छा, आपने चयन किस क्षेत्र का किया, सिविल या फौजदारी? मैं छात्र राजनीति में भी कुशीनगर डिग्री कॉलेज में महामंत्री का चुनाव लड़ा था और जीता भी था। और उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में मात्र 3 वर्षों में ही हमारी अभिरुचि थी कि मैं वहाँ विधि प्रतिनिधि का भी चुनाव लड़ा, और वहाँ मेरी सक्रियता थी छात्र राजनीति में भी। उसी कारण मुझे लगा कि आसानी से हो सकता है कि फौजदारी के क्षेत्र में थोड़ी सुगमता हो हमको वकालत करने में, और हो सकता है कि कुछ और जल्दी, जो बहुत कुछ जल्दी करने की प्रवृत्ति थी मेरी, वही मुझे फौजदारी की तरफ खींच के ले आए। वो मेरी जो बहुत जल्दीबाजी वाली सोच थी, वो कचहरी आने के बाद बिल्कुल बदल गई, और उसका परिणाम ये हुआ कि मैं अनवरत 10 वर्षों तक जूनियर के रूप में रहा अपने सीनियर का। और उनका स्नेह प्राप्त किया। फौजदारी अधिवक्ता बनने के लिए कम से कम 10 वर्ष तक जो है सानिध्य चाहिए किसी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये परिस्थितियां हैं। मेरी परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं 10 वर्ष तक रहा, तो न्यूनतम 5 वर्ष चाहिए। मैं एक सिद्धांत अपने जूनियर्स को बताता हूं कि जो अभी आपने प्रश्न किया कि ए गुड जूनियर कैन बिकम ए गुड सीनियर। उसका कारण यही है कि अधिवक्ता बनने जब कोई विद्यार्थी आता है, हम उसको विद्यार्थी इसलिए कर रहे हैं, तो उसको बहुत ऐसे विषयों पर भी अध्ययन करना पड़ता है, तल्लीन होना पड़ता है जिसका कहीं कोई सिलेक्शन नहीं है। बिल्कुल। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं, एक सेलेक्टेड सब्जेक्ट दे दिया गया, सेलेक्टेड टॉपिक्स दे दिए गए, सेलेक्टेड आर्गूमेंट दे दिए गए। हर मुकदमा एक नई सत्य कथा है, और हर पीड़ित और हर एक्यूज और इन्फॉर्मेंट सब एक अलग कहानी लेके आते हैं। हर मामले में वो कुछ ना कुछ सीखता है। जैसे आप IAS हो सकते हैं, PCS हो सकते हैं, या कोई IIT, IIM और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाएं सेलेक्टेड पढ़ के और एक डिफिनिट कोर्स को पढ़ के आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ ऐसा कोई सेलेक्टेड और डिफिनिट कोर्स नहीं मिलेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब यहाँ हर समय आपको चुनौती है, हर समय रोज परीक्षाएं देनी है। कभी सीनियर आपका मूल्यांकन करेगा, कभी न्यायिक अधिकारी करेगा, कभी मुवक्किल करेगा, और कभी कभी आप स्वयं भी करते हैं कि मैंने यहाँ गलती किया, अगर यहाँ नहीं किया होता तो ये मेरा परिणाम रहता। बिल्कुल। अच्छा, एक नया अधिवक्ता या कचहरी में वो विधि व्यवसाय के लिए आता है, तो उसका सैद्धांतिक ज्ञान है वो कितना काम आता है, जो है कितना उसको व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है? देखिए, इसके बारे में क्या? सैद्धांतिक ज्ञान जो है प्रत्येक विधि के छात्र के लिए, विद्यार्थी के लिए रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। लेकिन उसके हाथ पांव और आंख नाक मुंह जो हैं वो उसके अनुभव और अभ्यास ही हो सकते हैं। मैंने पूर्व में ही बताया कि हर नया मुकदमा आपके लिए नया विषय होगा, नई परिस्थितियां होंगी और नई चुनौतियां स्वाभाविक रूप से आपको उनको उसकी पुष्टि में आपको करनी पड़ेगी। मतलब कुल मिलाकर के एक अनुभव जो है उससे जो अनुभव महत्वपूर्ण है अपेक्षाकृत सैद्धांतिक ज्ञान के। और अनुभव तभी आएगा डिग्निटी और पंक्चुअलिटी के साथ। अधिक से अधिक समय आप अपने वरिष्ठ को, न्यायालय को, न्यायालय के कर्मचारियों को दें, और इस रूप में दें कि उन हर व्यक्ति से जानने का प्रयास करें। आपको कचहरी आने के बाद केवल सीनियर नहीं बताता है, आपके साथ जो प्रैक्टिस में लोग हैं वो भी बताते हैं, पेशकार भी बताता है, चपरासी भी बताता है। थोड़ा सा एक पारिवारिक चर्चा हम छूट गई थी, उस पर भी हम थोड़ा सा बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी वर्ष 2003 में हुई। अच्छा, आप कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक पुत्री है 16 साल की और एक पुत्र है 9-10 साल की है। पत्नी आपकी गृहिणी हैं या? पत्नी हमारी वर्तमान में गृहिणी है, राजनीति शास्त्र से परास्नातक हैं। अच्छा अच्छा। बच्चों का ध्यान रखती हैं, इतना पढ़ी लिखी हैं, थोड़ा स्पेस हमको देती हैं, और परिवार से हमारे व्यवसाय में बहुत सहयोग भी मिला है, इसी वजह से कि थोड़ा बहुत घर का हाथ जब परिवार के लोग बटा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये माना जाता है ना कि अगर एक महिला अगर शिक्षित होती है जी, तो वह अपने वो जो उसकी संतानें होती हैं उनके लिए वो श्रेष्ठ। वैसे तो माँ शिक्षक होती ही है, होती है, लेकिन अगर वो हर माँ शिक्षक है।
तो और बेहतर थोड़ा सहयोग हो जाता है, मिल जाता है। छात्र राजनीति से आपका जुड़ाव रहा, तो उस छात्र राजनीति का जो प्रभाव है वो आपके इस विधि व्यवसाय में कहाँ तक प्रभाव? विधि व्यवसाय में आने के बाद उसका प्रभाव मैं बहुत ही स्पष्ट करना चाहूँगा कि कम हुआ। में अधिवक्ता संगठन की सक्रिय राजनीति में मान लीजिए आप इस समय नहीं हैं, लेकिन आप पदाधिकारी तो रहे हैं। हाँ, रहे हैं। 2008 में उपाध्यक्ष के रूप में मैंने चुनाव लड़ा था बार एसोसिएशन सिविल कोड और मैं निर्वाचित भी हुआ था। और मेरी सक्रियता 2008 से 2011-12 तक मतलब बहुत अधिक रही था, एक कोने में जो पड़ा हुआ था वो पूरा हो गया। जब वकालत नहीं, ऐसा नहीं था। शौक, राजनीति का जो मेरा शौक था वो ये था कि मैं वास्तविकता बताऊं कि गरीब परिवार में जन्म हुआ था हम लोगों का, या लोअर मिडिल क्लास आजकल लोग बोलते हैं उसको स्पेसिफाइड वे में। कल्पना करिए कि जिस बाबा के 6 पुत्र हों, 6 लोगों के 2-2 संतानें हों, 50-54 लोगों का भोजन एक दिन एक रसोई में बनता हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कल्पना करिए, इशारे में मैं बता रहा हूँ। निश्चित तो लगता है आज भी मेरी मौलिकता यही है कि जो सबसे कमजोर व्यक्ति होता है उसके कंधे पे हाथ रखना और उसके हाथ पकड़ने में बहुत आनंद आता है। बहुत आनंद। मेरी राजनीतिक अभिरुचि इसी संदर्भ में समझिएगा आज भी है। ऐसा नहीं कि मैं राजनीति से विमुख हो गया हूँ, थोड़ा राजनीति की सक्रियता तो स्वाभाविक रूप से कम मानते हैं कि जैसे बार एसोसिएशन या बार काउंसिल जो है अधिवक्ता हितों या उनके कल्याण के लिए या उस उद्देश्यों में? देखिए, संगठन का उद्देश्य तो हर संगठन का उद्देश्य बहुत ही पुनीत है, और जब इसकी स्थापना हुई तो जितना हम आप सोच नहीं सकते हैं, शायद उससे भी बड़ी पुनीत सोच रही होगी। एक उस आइडियल सोच की, उस आइडियलिटी की हम आप कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन गिरावट जितनी तेज़ी से इस तरह के संगठनों में आई है, किसी भी तरह का सामाजिक संगठन हो, वह अपने मूल उद्देश्यों से भटकी हुई हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे भी संगठन, मुझे इस तरह से आरोप लगाने में कोई संकोच नहीं है कि अंतिम व्यक्ति तक, वास्तव में संगठन का उद्देश्य है कि हम हमारे संगठन से जुड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति से, मतलब कि जो मूलभूत सुविधाओं से या अपनी बेसिक समस्याओं से जूझ रहा है, वहां तक पहुंचने का प्रयास नहीं करता है। कुछ विशेष लोग, कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ऐसे संगठन जो है कार्य कर रहे हैं, और इससे तभी मुक्ति मिल पड़ेगी जब इनके समय के हिसाब से इनके संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन हो। 25 सदस्य निर्वाचित हो जा रहे हैं पूरे प्रदेश में, 70 जिले में 75 जिले हैं, और पता चलता है कि गिन के 5 जिलों से सारा प्रतिनिधित्व हो रहा है। कई जिलों में बार काउंसिल मेंबर और बार काउंसिल अध्यक्ष पहुंच ही नहीं रहे हैं। अपनी पीड़ा किससे कोई कहेगा? तमाम हर जिले से एक प्रतिनिधि जाना ही चाहिए। न्यूनतम, अधिकतम भी हो सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश की आबादी 26 करोड़ से 30 करोड़ के बीच में है। बिल्कुल। क्या प्रतिनिधित्व है? 25 लोग मिलकर उसका प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं का। और समस्याएं, अधिवक्ताओं की समस्याएं ऐसी समस्याएं हैं जिसको सरकार नहीं दूर कर सकती है। अधिवक्ताओं की समस्या, अधिवक्ताओं का नेतृत्व ही सरकार तक अच्छे से पहुंचा सकता है। सरकार को लगता होगा हमने बिल्डिंग दे दिया, हमने पुलिस दे दिया, हमने न्यायिक अधिकारी दे दिया, अब काम हो रहा है। बहुत तकनीकी समस्याएं रहती हैं जिनको अधिवक्ता और अधिवक्ता का नेतृत्व ही आसानी से समझ सकते हैं। नए अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड देने की बात कही जाती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन में आप 25,000 रुपये लेते हैं। उसमें क्या है? उसमें बहुत कुछ कमेंट करना ठीक नहीं है। मेरा ये कहना है कि वकील के रजिस्ट्रेशन में बार काउंसिल ऑफ यूपी या बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यूनतम फीस ले, और जो परीक्षा हो रही है पारदर्शी ढंग से हो, जो योग्य लोग हों वो इस पेशे में आवे, और स्टाइपेंड की जिम्मेदारी उस सीनियर एडवोकेट पे थोपी जाए जो उस जूनियर को अपने पास परमिशन, उस योग्य वो तैयार करे, वो कि खुद जो है वो इतना सक्षम हो जाए कि वो जो है वो रखे, बेहतर अर्निंग हो सके उसकी। और ट्रेनिंग खुद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ यूपी ट्रेनिंग की व्यवस्था खुद करें। बिल्कुल। उससे ये होगा, रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा लचीला होना चाहिए। बहुत जैसे मान लीजिए कि आप बिल्कुल एकदम टोकन मनी लेकर के उनको रजिस्टर्ड करें। हाँ। अगर उनसे पैसा लेना ही है तो जब वो प्रैक्टिस में आते हैं, सक्रिय प्रैक्टिस में आते हैं, तो जो उनका योगदान होता है उसी से उसकी भरपाई कर सकते हैं। भाई टिकट आप लगाते हैं, उसकी अलग अलग प्रक्रिया बनाई जा सकती है, एक्सपर्ट की टीम बनाई जा सकती है। केवल बार काउंसिल के 25 लोग मिलकर अगर कोई निर्णय लेंगे तो प्रभावी नहीं हो पाएगा। मुकदमे के परीक्षण में एक वकील को
6 वर्ष, 8 वर्ष, कभी कभी 10-12 वर्षों का भी समय लगता है उस मुकदमे के जन्म से लेके और उस मुकदमे में एक्विटल और कन्विक्शन तक के स्टेज पे किन किन परिस्थितियों से वो गुजरता है। उसमें उसके ड्रेस, आवास, भोजन, लाइब्रेरी की व्यवस्था की चिंता तो अलग से करनी चाहिए अपेक्षाकृत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं की। इसकी वजह बताएं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता जो भी हैं उसमें ज़्यादातर लोगों की संख्या ऐसी है जिनकी बेसिक नीड फुलफिल हो रही है। जिसकी बेसिक नीड फुलफिल नहीं होगी वो वहाँ नहीं जाएंगे। अब यहाँ स्थिति यह है कि केवल और साहस और पराक्रम से 40 किलोमीटर दूर गांव से भी कोई अधिवक्ता आके जिला मुख्यालय में वकालत कर रहा है, तो कम से कम उसके लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था का एक कार्यक्रम बार काउंसिल को बनाना चाहिए। और ये भारतीय न्यायपालिका में सुधार तभी होगा जब ट्रायल कोर्ट के अधिवक्ताओं के लिए समुचित व्यवस्था किया जाए और यहाँ का जो सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जाए। शौचालय की व्यवस्था नहीं ट्रायल कोर्ट में। कोई वकील अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे किसी कारण बस रुकना चाहता है उसके लिए कोई ऐसा कोई लॉज नहीं, कोई हॉस्टल नहीं कि कम से कम 10 कमरे का एक वो हो कि भाई जो इमरजेंसी गेस्ट हाउस टाइप, एक गेस्ट हाउस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पांडे जी, अभी सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया EWS पे, जो सर्वोच्च न्यायालय का अरसे पूर्व एक स्थापित सिद्धांत है, केशवानंद भारती का केस था। उसमें ये दिया था कि 50% से अधिक का अगर आरक्षण कोई किया जाता है तो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ होगा। यहाँ एक स्टेब्लिश लॉ। जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात आई और उस पर कुछ लोगों ने आपत्ति किया, तो कोई भी चीज़ रीजनिंग से चलती है ना। जैसे हम व्यवहार में भी जो जिस प्रकार कोई कार्य करते हैं ठीक उसी प्रकार न्यायपालिका भी किसी रीजनिंग से चलती है। ये EWS का आरक्षण आज भी या सरकार ने इसको स्पष्ट नहीं किया जानबूझ के, या पढ़े लिखे लोग भी इस पर एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। ये जो 10% का EWS का आरक्षण है ये 50% की सीमा से अधिक नहीं है, बल्कि जो अनारक्षित लोग हैं उसी अनारक्षित श्रेणी में 10% लोगों को एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का एक ग्रुप बना के उनको एक आरक्षण दे दिया गया है। ये टेक्निकलिटी यही तो है, इसी को तो वो किया गया था। इसी को जस्टिस यूयू ललित और अन्य 4 जजेस ने, ललित तो इसके विपक्ष में थे, जस्टिस यू ललित और इनके 4 अन्य जजों ने बहुमत से इसको, देखिए जो भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तो बहुमत का निर्णय सबका निर्णय माना जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्ट है। हम ये नहीं कर सकते कि जस्टिस यू ललित इसके खिलाफ थे या कोई 2 जजेस इसके अगेंस्ट थे। ये एक बहुत गहराई से हम विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन आज के डेट में ये स्थापित ये सुप्रीम कोर्ट के बृहद पीठ का निर्णय हो गया ये। और जस्टिस यू ललित को हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि समाज में चेक एंड बैलेंस के लिए जो प्रयास हो सकते थे उसने 74 दिन के अल्प समय में करने का प्रयास किया। खास करके SC/ST एक्ट में जब उन्होंने देखा कि इसका अधिकाधिक दुरुपयोग हो रहा है गलत तरीके से, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुकदमा गहन परीक्षण के बाद ही दर्ज हो, गिरफ्तारियां न हो। बहुत हो हल्ला बीच में, चूंकि देश में डेमोक्रेटिक कंट्री में राजनीतिक दबाव के कारण तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन भारत की न्यायपालिका ऐसे ही लोगों के कारण श्रेष्ठतम स्तर पर है, उच्च स्तर पर उच्च सम्मान को प्राप्त करती है। और हम आप लोग उनको, अच्छा 74 दिन का कार्यकाल मिला जस्टिस यू ललित जी को, उसमें उन्होंने तमाम सारे पेंडेंसी को ख़त्म किया, 10,000 पेंडेंसी उन्होंने ख़त्म किया था। लेकिन अभी जो नए चीफ जस्टिस आए हैं DY चंद्रचूड़ जी, तो इनको तो बहुत लंबा कार्यकाल मिलेगा, जो है 2 वर्ष का कार्यकाल है इनका। अपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भी चीफ जस्टिस थे, एक्टिव हैं। क्या उम्मीद, न्यायपालिका में ऐसे अधिकारियों को युवा न्यायाधीश कहा जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उम्मीद है कि इस कड़ी को और इस श्रृंखला को और आगे ले जाएंगे। थोड़ा कार्यकाल जिसको भी लंबा मिलता है वो कुछ ऐसे निर्णय करते हैं, अपेक्षा रहती है जनमानस को कि वो निर्णय लंबे समय तक याद किए जाते हैं। अच्छा, एक सवाल चलते चलते आपसे मैं पूछूंगा कि जो अधिवक्ता वित्त व्यवसाय के लिए
फौजदारी क्षेत्र का चयन करते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बहुत मेधावी छात्र हों और राइट टाइम कचहरी अप्रोच किए हों वकालत व्यवसाय के लिए, मेरा ये मानना है कि अगर उनके अंदर पेशेंस है तो पहले सिविल की वकालत करें। वो आज जुडिशरी बदलती जा रही है, बड़ा प्रयोग हो रहा है फौजदारी सेक्टर में, विशेष रूप से कुछ फाइलें एक्शन प्लान की आ जा रही हैं कि पुरानी हो गई 3 महीने में डिसाइड करिए। गवाह आ गया, अगर हाई कोर्ट का डायरेक्शन है उसी दिन गवाह आ गया, उसी दिन आप जीरा को कंक्लूड करिए। अपॉर्चुनिटीज कम है। सिविल के मुकदमे में लेजिस्लेचर ने ही व्यवस्था दिया है कि 6 साल बाद किसी को नॉलेज हुआ कि इसमें हम भी पक्षकार हो सकते हैं, वकील एप्लीकेशन देगा, 1-2 रुपए की एप्लीकेशन, 1-10 रुपए का ऑर्डर 1 रूल 10 में हम भी पक्षकार बनेंगे। नहीं बनाया गया, तुरंत हम उसको रिवीजन दाखिल करेंगे। फिर हर जगह अपॉर्चुनिटी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सीखने का पूरा अवसर है और डिसअपॉइंटमेंट कम होता है। फौजदारी में ज़्यादातर मित्र आते हैं वकालत करने, कोई 6 महीने, कोई साल भर, कोई 2 साल। फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहता, एक लंबी अवधि के बाद वो परिपक्वता आ पाती। लेकिन हमारा ये कहना है ना कि आप फौजदारी से हैं और फौजदारी में कोई आ रहा है तो क्या क्या तैयारी करके उसको आनी चाहिए, कितना साहस लेकर? मैं तो पहले ही कहता हूँ, फौजदारी में जो वकालत करने आ रहा है सबसे पहले जिस दिन कचहरी में कदम रखे वेल ड्रेस्ड हो, स्माइलिंग हो और केवल बैठना सीखे और अपने अगल बगल के लोगों को देखे, कैसे आपका सीनियर बात करता है, कहाँ रिप्रेजेंट करता है। 6 महीने कम से कम अच्छे लोगों की कचहरी में तलाश करे, उसको समझ में आएगा कि सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, व्यवहारिक ज्ञान यहीं से शुरू होता है। अच्छा, एक सवाल और जो है, यद्यपि मैं आखिरी सवाल बोला था, महिला अधिवक्ताओं की भी संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले तक महिलाएं जो है इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए भी जिला न्यायालयों में तो कम थी, लेकिन अब जिले स्तर पर भी इनकी संख्या बढ़ रही है। क्या कहेंगे आप, किस क्षेत्र में इनको आना चाहिए, कौन सा क्षेत्र चयन करना चाहिए इनको? अपनी अपनी अभिरुचियाँ हैं, अपना अपना मेंटल लेवल है, अपना अपना व्यक्तित्व है। महिलाओं के बारे में बहुत अनुभव तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि देश की हवा दूसरी तरफ जा रही है। महिलाएं भी उसी रूप में आगे बढ़ना चाहती हैं जैसे हम आप या जो अन्य युवा हैं, तो उनको भी अवसर की तलाश है, भारी संख्या में आ रही हैं। उनका भी भविष्य इस क्षेत्र में है उज्ज्वल, बहुत भविष्य। यहाँ भविष्य तो एक अच्छा मुंशी है, उसका भी बहुत अच्छा भविष्य है, लेकिन डिपेंड करता है उसका डेडिकेशन क्या है। बहुत लोग कचहरी के भरोसे अपना जीवन यापन करते हैं। मतलब डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, आपने देखा कि राजेश पांडे जी ने अपने जीवन वृत्त के बारे में और विधि व्यवसाय में जो आप कार्य कर रहे हैं उस सब के बारे में आपने बेहतर तरीके से जानकारी दिया है और इस बात पर आपने जो है बल दिया कि लगातार जो आप जो श्रम करते हैं कचहरी में आकर के और जो समर्पण आपका है उसी के बदौलत आप एक बेहतर अधिवक्ता बन सकते हैं। निश्चित रूप से ये जानकारी आपके काम आएगी। आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। पांडे जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमसे बातचीत किया, इसके लिए आपको अवसर दिया आपने। बहुत